नमस्कार आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को गार्गी क्लासेस के ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, उसी की वीडियो सीरीज में आज की हमारी क्लास आगे कंटिन्यू रहने वाली है, जिसमें एक क्लास हमने पहले एप्लीकेशन पर अपलोड कर दी है, जिसके अंदर हमने भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का एक चैप्टर डिस्कस किया था। और उस चैप्टर में मैंने आपको इस पूरे लेसन की एक ब्रीफ स्टडी मैंने आपको बता दी थी कि कृषि जो है उसका भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, चाहे वो जीडीपी की दृष्टि से हो, चाहे वो रोजगार की दृष्टि से हो, चाहे वो व्यापार, आयात निर्यात, सब तरीके की बातें हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। तो अगर आप ये वीडियो लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले एप्लीकेशन के ऊपर जो भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का जो वीडियो नंबर फर्स्ट है उसको आप एक बार के लिए ओवरव्यू करें, तभी इस वीडियो लेक्चर की बातें आपके समझ में आएगी। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने पहले भी आपको बताया था कि कृषि से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के पक्ष होते हैं, विभिन्न प्रकार के आयाम होते हैं, और उन्हीं आयामों को लेकर सरकार तरह तरह की योजनाएं चलाती है। तो ये जो योजनाएं जितनी भी है कृषि अर्थव्यवस्था से, वो सारी योजनाएं पेपर की दृष्टि से डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर अप्रोच होती है। तो उन योजनाओं को पढ़ने का भी हमारा एक तरीका यह है कि उन योजनाओं को हमने कृषि के अलग अलग आयामों की दृष्टि से अलग अलग भागों में हम उनको विभाजित कर लें और उसके बाद हम उनकी स्टडी करें। तो कम से कम अपने को ये सबसे पहले तो ये पता रहेगा कि वो जो योजना जिसकी हम बात कर रहे हैं या पेपर में जो योजना पूछी जाती है वो किस कृषि के किस आयाम या किस पक्ष से संबंधित है, और उस योजना के कौन कौन से मुख्य प्रावधान हैं, कब वो योजना शुरू हुई थी, वर्तमान में वर्ष 2024 के अंदर उस योजना से संबंधित कोई नई अपडेट अगर हुई है तो उन सारी अपडेट्स का भी नॉलेज अपने को होना चाहिए। और ये जो अपडेटेड वीडियो आपके सामने जो मैं रख रहा हूं, ये अक्टूबर तक के डाटा को अपडेट करते हुए मैंने बनाया है या बना रहा हूं, और आगे भी अगर जरूरत पड़ेगी तो कुछ और अपडेशन अगर योजनाओं में आपके एग्जाम तक आएंगे तो उनको अपने साथ के साथ अपडेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के आज का जो हमारा ये वीडियो लेक्चर है उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम कृषि से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये योजनाएं और कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो इसमें सबसे पहला पक्ष जो हम शामिल कर रहे हैं वो है सिंचाई का, यानी कि भारत में किसानों की कृषि भूमि जो है यानी कि सिंचाई जो है उसके विकसित करने के लिए या उस सिंचाई का विकास करने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। तो वैसे हम ओवरऑल जानते हैं कि भारतीय कृषि जो है उसको मानसून का जुआ बोलते हैं हम। क्यों? क्योंकि अधिकतर जो हमारी कृषि भूमि है या कृषि योग्य जो हमारा क्षेत्रफल है वो डिपेंड करता है मानसून के ऊपर या मानसूनी वर्षा के ऊपर। तो सिंचाई की संभावनाएं अगर देखी जाए तो हमारे भारत के अंदर लगभग 50% के आसपास ही है, यानी कि कुल जितना कृषि भूमि का क्षेत्रफल हमारा बोया जाता है उसके केवल 51% भाग के ऊपर सिंचाई होती है। इस सिंचित क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास करती है, और इसी के अंतर्गत एक नई योजना या एक योजना जो महत्वपूर्ण योजना रहती है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के नाम से। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सबसे इंपॉर्टेंट योजना है। कब शुरू हुई, क्या इसके उद्देश्य हैं और कौन सा मंत्रालय इसको संचालित करता है, वो सारी बातें अपने यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इस योजना का प्रारंभ माना जाता है जुलाई 2015 से। नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बन के आए थे उसी समय उन्होंने किसानों के लिए ये योजना जो है उसकी शुरुआत की थी जुलाई 2015 के अंदर। तो इस योजना को संचालित करने के लिए 3 मंत्रालय जो है वो आपस में मिलकर कार्य कर रहे हैं। ये बात भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अंदर कौन कौन से मंत्रालय काम करते हैं, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय इसमें सहयोग कर रहा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। दूसरा जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय दूसरा इसमें सहयोगकर्ता मंत्रालय के रूप में। और तीसरा जो मंत्रालय इसमें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। इन 3 मंत्रालयों की यह संयुक्त परियोजना है एक तरीके से, ठीक है। अब इस योजना को संचालित करने के लिए जो नोडल एजेंसी बना रखी है या जो नोडल प्रभाग इसका बना रखा है वो भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसकी नोडल एजेंसी के रूप में जो एजेंसी काम कर रही है उसका नाम है उद्यानिकी विभाग। उद्यानिकी विभाग, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो इसकी नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये तो इस योजना की एक बेसिक सी बात है कि ये कब और कैसे शुरू हुई है। अब ये जो योजना है ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की फंडिंग से चलती है या दोनों के आपसी सहयोग से चलने वाली योजना है। तो इस योजना के अंदर जो सेंटर और स्टेट का फंडिंग का जो रेशो रहता है या अनुपात रहता है वो हमारे पास रहता है 60:40, यानी कि 60% का वित्तीय सहयोग जो है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है
और 40% का वित्तीय सहयोग जो है वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इसके अंदर करती है। जबकि पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए अगर अपने बात करें, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के लिए अगर अपने बात करें, तो ये अनुपात 90:10 भी रहता है। 7 सिस्टर्स जिनको हम बोलते हैं, वहां पर कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए, या पर्वतीय राज्यों के अंदर मैं कह सकता हूं, पर्वतीय राज्यों के लिए ये योजना जो है वो 90:10 के अनुपात से संचालित है। जबकि मैदानी राज्य जो हमारे हैं, उन सभी राज्यों के अंदर इनका फंडिंग अनुपात जो रहता है वो 60:40 का रहता है। और इसके अलावा मैंने बताया ये 3 मंत्रालयों की एक तरीके से क्या है, संयुक्त परियोजना है। अब ये योजना क्यों चलाई जा रही है, इसके बारे में भी अपनी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, इस योजना को चलाने का उद्देश्य क्या है सरकार का, वो अपने बात करते हैं। तो इसका उद्देश्य जैसा इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि हमें सिंचाई व्यवस्था जो है उसका विस्तार करना है। तो सिंचाई का विस्तार करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब सिंचाई विस्तार करने के लिए ये जो तरीके अपनाती है उनको हम बोलते हैं सूक्ष्म सिंचाई विकास। सूक्ष्म सिंचाई विकास, माइक्रो इरिगेशन डेवलपमेंट हम बोल सकते हैं इसको। यानी कि कृषि के अंदर बूंद बूंद सिंचाई पद्धति या फुहारा सिंचाई पद्धति या सिंचाई से जुड़े हुए अन्य जितने भी हमारे पास संसाधन हो सकते हैं, उन सभी संसाधनों को विकसित करने के लिए योजना चलाई जाती है। तो इसके अंदर हम 2 बातों के ऊपर ध्यान देंगे, एक तो सूक्ष्म सिंचाई का विकास और दूसरा सिंचाई का प्रबंधन करना। सिंचाई का प्रबंधन करना कहने का मतलब जो हमारी खुली सिंचाई होती है, डायरेक्ट जो सिंचाई होती है, खुले में पानी छोड़कर जो सिंचाई होती है, उस सिंचाई को हमें मैनेज करना है। और मैनेज करके अधिकतम जो भारत का क्षेत्रफल है उसके ऊपर हमें सिंचाई का जल जो है या सिंचाई जो एरिया है, जिसको हम कमांड एरिया बोल सकते हैं, उस कमांड एरिया का विस्तार हमें इस योजना के माध्यम से करना है। तो अब इस योजना के अंदर अगर हम आगे देखें तो ये योजना जो है वो 4 अलग अलग घटक के रूप में संचालित की जा रही है। इस योजना के 4 महत्वपूर्ण घटक रहते हैं। उन घटकों की अगर अपने चर्चा करें तो इसमें फर्स्ट घटक जो है उसको हम बोलते हैं त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, आपसे प्रश्न पूछ सकता है ये कि कौन सा एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री सिंचाई योजना या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का भाग है या वहां नहीं है। तो इसका पहला भाग जो है वो है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को शुरू करने का उद्देश्य हमारा क्या है, इसका उद्देश्य यह है कि बड़े स्तर की जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, जिनको हम वृहद सिंचाई परियोजनाएं बोल सकते हैं, और दूसरा मध्यम स्तर की जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, उन सिंचाई परियोजनाओं को जितना जल्दी संभव हो सके उनको पूर्ण करना या उनको कंप्लीट करना, ताकि सिंचाई क्षेत्र जो है उसका ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सके, विकास किया जा सके। जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, त्वरित सिंचाई, यानी कि जो परियोजनाएं अभी चल रही है उनको फंडिंग देकर या उनको वित्त पोषण करके उनका, और उनको ज्यादा से ज्यादा सिंचाई व्यवस्था जो है उसके अंदर उनका उपयोग किया जा सके या उनको जल्दी पूरा करके और सिंचाई का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सके। दूसरा, इस योजना का जो मुख्य घटक है उसको हम बोलते हैं, दूसरा जो घटक है उसको हम बोलते हैं हर खेत को पानी। हर खेत को पानी, देखिए ये भी इसकी टैगलाइन मान लो या ये इसका एक घटक मान लो कि इसका उद्देश्य ये भी है कि भारत के प्रत्येक खेत तक सिंचाई उपलब्ध हो सके या सिंचाई का जल उपलब्ध हो सके। ये इसका एक टारगेट या एक इसका घटक है। ठीक, थर्ड इसका जो घटक है उसको हम बोलते हैं प्रति बूंद अधिक उत्पादन। प्रति बूंद अधिक उत्पादन, पर ड्रॉप मैक्सिमम प्रोडक्शन, यानी कि एक एक जल की जो बूंद है उसका उपयोग जो है वो उत्पादन के अंदर होना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया फुहारा सिंचाई प्रणाली, ठीक है, जैसे सूक्ष्म सिंचाई मान लो आप, इनको अपने कह सकते हैं माइक्रो इरिगेशन बोल सकते हैं इसको, सूक्ष्म सिंचाई। इसी तरीके से फुहारा सिंचाई, फुहारा सिंचाई, ठीक है। इसी प्रकार से बूंद बूंद सिंचाई जिसको हम बोल सकते हैं, बूंद बूंद सिंचाई। ये कुछ कार्यक्रम है जिनके द्वारा पाइपलाइंस बिछा करके खेत के अंदर और सिंचाई का मैनेजमेंट किया जाता है, यानी कि बहुत अधिक पानी खुले में न बहे, थोड़ी मात्रा में ही पानी का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। क्योंकि अक्सर अपने देखते हैं भारत के अंदर सिंचाई व्यवस्था जो है वो ओपन वाटर टाइप की है, यानी कि सीधा खुले में पानी छोड़कर उसके बाद में सिंचाई हम करते हैं। तो पौधे के लिए जितना आवश्यक पानी होता है उससे कहीं ज्यादा पानी जो है हम खुले में बहा देते हैं, जिसका प्रयोग दूसरी खेतों के लिए भी किया जा सकता है। तो उसी को रोकने के लिए ये कार्यक्रम प्रति बूंद अधिक उत्पादन कार्यक्रम इसके अंदर संचालित किया जाता है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप कार्यक्रम हम इसको बोल सकते हैं। चौथा जो इसमें कार्यक्रम है उसको हम बोलते हैं एकीकृत
एकीकृत वाटरशेड मैनेजमेंट, एकीकृत वाटरशेड मैनेजमेंट। तो इसके अंदर खेतों के अंदर जैसे तालाब बना के, छोटे डैम्स बना करके, छोटे बांध बना करके, या परंपरागत हमारे जो भी संसाधन है, परंपरागत सिंचाई के जो साधन है, परंपरागत सिंचाई के साधन, उन साधनों का विकास करके भी खेतों के अंदर टंकी बना के, टांका बना के या डिग्गियां बना करके, और वहां से हम इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है उसको भी संचालित कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये 4 घटक जो हैं त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के रूप में, हर खेत को पानी उपलब्ध करवाया जा सके, ये इसका एक घटक के रूप में, प्रति बूंद अधिक उत्पादन और एकीकृत वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है ये इस योजना के मुख्य घटक के रूप में शामिल रहते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट योजना है जो सरकार के द्वारा कृषि व्यवस्था के विकास के लिए संचालित की जाती है, यानी कि सूक्ष्म सिंचाई और जल बचत करके और अधिक से अधिक एरिया के ऊपर हम क्या कर सके, सिंचाई व्यवस्था का विस्तार कर सके, ऐसे प्रयास इस योजना के माध्यम से किए जाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट योजना है सिंचाई विकास के लिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के नाम से। डायरेक्टली कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से अप्रोच आपके हो सकता है। दूसरी अपने प्रयास के बारे में अगर अपने बात करें कि सरकार के द्वारा और कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, तो सरकार के द्वारा एक सूक्ष्म सिंचाई कोष जो है उसकी भी स्थापना की गई है। सूक्ष्म सिंचाई कोष, माइक्रो इरिगेशन फंड की स्थापना भी की गई है, और इस फंड के माध्यम से राज्यों को सूक्ष्म सिंचाई के संसाधन उपलब्ध कराने के लिए अनुदान दिया जाता है, उपलब्ध कराने के लिए अनुदान दिया जाता है, ताकि राज्य अपने क्षेत्र के अंदर ज्यादा से ज्यादा किसानों को माइक्रो इरिगेशन यानी कि पाइपलाइन या फुहारा वितरण करके और वहां से सिंचाई जो है उसको विस्तार करे और वाटर जो है या पानी जो है उसकी उपलब्धता को बढ़ाने का काम करे। तो ये जो कोष स्थापित हुआ है सूक्ष्म सिंचाई कोष, ये सरकार के द्वारा नाबार्ड के सहयोग से स्थापित किया गया है। नाबार्ड के सहयोग से, नाबार्ड आगे हम बात करेंगे जब कृषि के अंदर हम वित्त व्यवस्था की बात करेंगे। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कार्य करने वाला भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है नाबार्ड। उस नाबार्ड के सहयोग से 5,000 करोड़ रुपए की राशि से इस कोष की स्थापना की गई थी, और वर्तमान में अगर अपनी बात करें तो इस कोष की राशि बढ़ा करके 10,000 करोड़ रुपए कर दी गई। तो वर्तमान में माइक्रो इरिगेशन कोष जो है या सूक्ष्म सिंचाई कोष जो है ये कितनी राशि से संचालित है, तो इसकी फंड राशि जो है वो 10,000 करोड़ रुपए है। किस बैंक के नोडल या किस बैंक के आर्थिक सहयोग से ये परियोजना संचालित की जा रही है, तो इसमें वर्ल्ड बैंक या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या कोई दूसरा अंतरराष्ट्रीय बैंक नहीं है, बल्कि भारत का ही एक बैंक जिसको हम नाबार्ड बैंक बोलते हैं, उस बैंक के सहयोग से ये योजना संचालित की जा रही है। चलिए, सिंचाई व्यवस्था में सुधार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना की ओर हम बात करने वाले हैं, अटल भूजल योजना के नाम से। अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि भारत के अंदर हम नलकूप जो है उसका प्रयोग जो है वो सिंचाई में ज्यादा करते हैं, यानी कि हमारा जो भूमिगत जल है उसका प्रयोग सिंचाई कार्यों में अधिक किया जाता है। इसके 2 बड़े नुकसान होते हैं। एक तो हम जब नलकूप से पानी बाहर निकालेंगे तो हमारी जो कृषि की लागत है उसके अंदर बढ़ोतरी हो जाएगी, किसान को अपेक्षा से अधिक पैसा खर्च करना पड़ेगा, और दूसरा हमारा जो भूजल का स्तर है वो भी धीरे धीरे करके डाउन में चला जाता है या नीचे चला जाता है। तो इन दोनों ही समस्याओं को निजात पाने के लिए सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम शुरू किया गया था वो कार्यक्रम है अटल भूजल योजना के नाम से। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से इस योजना की शुरुआत की गई। तो अगर इस योजना की घोषणा की अगर अपने बात करें, यानी कि अगर अटल भूजल योजना की घोषणा कब हुई, इस घोषणा की अगर अपने बात करें तो 25 दिसंबर 2019 को इस योजना की घोषणा की जाती है, 25 दिसंबर 2019 को। जबकि इस योजना को जब लागू किया जाता है तो अगला साल आ जाता है 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020। तो ये योजना 1 अप्रैल 2020 से भारत के उन राज्यों के अंदर लागू की गई है जिनका भूजल का स्तर अपेक्षा से बहुत नीचे जा चुका है, या जहां पर भूमिगत जल जो है उसका अति दोहन हुआ है, अगर मैं कहूं तो बहुत ज्यादा उपयोग हुआ है। तो ऐसे राज्यों की संख्या जो सरकार ने चिन्हित की है वो 7 राज्य, और इन 7 राज्यों में भी कंप्लीटली नहीं है बल्कि इनके 80 जिलों में ये योजना शुरू की गई। 7 राज्यों के 80 जिलों में ये योजना शुरू की गई है।
और इस योजना के अंदर जो आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ वर्ल्ड बैंक इसमें सहयोग दे रहा है। यानी कि विश्व बैंक और भारत सरकार या केंद्र सरकार के आर्थिक सहयोग से संचालित योजना है ये। और इस योजना के अंदर दोनों का जो फंडिंग अनुपात रखा गया है वो 50:50 रखा गया है। यानी कि इस योजना में 50% वित्तीय सहायता सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और 50% ही वित्तीय सहायता जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा या विश्व बैंक के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। दोनों के आर्थिक सहयोग से चलने वाली योजना है। भारत के कितने राज्यों में संचालित है? 7 राज्यों में संचालित है। और कितने जिलों में संचालित है? तो इसके अंदर 80 जिले जो है, 80 डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसके अंदर शामिल किए गए हैं। अब इन 7 राज्यों के अंदर अपना प्यारा राजस्थान भी शामिल है, क्योंकि भूजल की दृष्टि से हमारी स्थिति बहुत डाउन है। हमारे बहुत सारे भूमिगत ऐसे ब्लॉक्स हैं जिनको रेड जोन हमने घोषित कर रखा है, अति दोहित घोषित कर रखा है पानी की कमी की वजह से। राजस्थान के अलावा राजस्थान से जुड़े हुए कुछ इसके पड़ोसी राज्य जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। देखिए आप, पंजाब इसमें शामिल नहीं है अभी तक। हम बात करें तो आ सकता है क्वेश्चन कि राजस्थान से सीमा से जुड़ा हुआ वो कौन सा राज्य है जो अटल भूजल योजना के अंदर शामिल नहीं है? तो इसमें पंजाब को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि पंजाब में अधिकतर सिंचाई नहरों के माध्यम से होती है। नलकूपों के माध्यम से सिंचाई जो है वो अपेक्षाकृत इन राज्यों की तुलना में कम होती है। तो यहां पर राजस्थान, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, और 2 राज्य जो इसके अंदर और शामिल रहते हैं वो दक्षिण भारत के हैं, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो कुल मिला के ये 7 राज्यों की परियोजना है जो 80 जिलों के अंदर संचालित हो रही है। राजस्थान की जहां तक हम बात करें, राजस्थान के अंदर यह कार्यक्रम 17 जिलों के अंदर चलाया जा रहा है। राजस्थान के कितने जिले शामिल है? तो 17 जिले शामिल है, जो कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। और 17 जिलों के अंदर भी सभी में नहीं चलाया जा रहा है, बल्कि 22 ब्लॉक्स के अंदर यह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। तो अटल भूजल योजना का संचालन राजस्थान के 17 जिलों में, 22 ब्लॉक्स में। टोटल ओवरऑल इंडिया की अगर अपने बात करें तो ओवरऑल इंडिया के अंदर यह योजना 7 राज्यों के 80 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर संचालित की जा रही है, जहां भूजल का स्तर जो है वो काफी डाउन चला गया है। यानी कि जल संरक्षण जो है उसका उपयोग कुशलतापूर्वक व्यवहार के अंदर अपने जल प्रबंधन को सुधार कैसे सकते हैं, जिससे भूजल स्तर को कैसे सुधारा जा सके, वहां तक ये योजना जो है वो संचालित है। अब इस योजना के मंत्रालय की बात करें अगर अपने, तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये योजना संचालित है। ये भी ध्यान रखिएगा आप, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा संचालित योजना है ये। और ये योजना कब तक संचालित रहेगी? तो इसकी अवधि 2020 से लेकर के 2024 तक निर्धारित की गई। 2020 से लेकर और 2024 तक इस योजना जो है इसको संचालित किया जाएगा। 2024 तक इसकी समय अवधि रहेगी। तो ये हमारे सिंचाई विकास के लिए या जल की बचत करने के लिए उसका प्रयोग जो है वो सिंचाई में विवेकपूर्ण तरीके से कैसे कर सकते हैं, अपने कुशलता पूर्वक मैनेजमेंट करते हुए उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, वो सारी बातें हमने इन 3 योजनाओं के माध्यम से पढ़ी। तो सबसे पहली योजना हमने जो डिस्कस की थी वो थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के नाम से। सेकंड जो हमने प्रोग्राम इसमें पढ़ा वो इसके 4 घटक पढ़े हमने। इसके बाद में सूक्ष्म सिंचाई कोष योजना क्या है, कितने फंड से ये योजना संचालित है और कौन से बैंक के आर्थिक सहयोग से ये योजना चल रही है, यानी कि इसमें जो अनुदान दिया जाता है राज्यों को वो कौन से बैंक के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, वो बात भी हमने देखी। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण योजना आजकल पेपर के अंदर डायरेक्ट ये अप्रोच होती है अटल भूजल योजना के नाम से। इसके अलावा अगर एक चीज और भी मैं आपको बताऊं तो सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के नाम से। हाइड्रो शब्द हम जल के लिए इंग्लिश में काम में लेते हैं, तो जल प्रबंधन के लिए नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट भी चल रहा है। एक नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट, एनएचपी बोल सकते हैं अपने इसको। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। आपसे तो डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछेगा तो यही पूछेगा कि राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट सरकार के द्वारा कब और क्यों शुरू किया गया था। तो क्यों का रीजन तो हम पढ़ ही रहे हैं कि सिंचाई व्यवस्था के लिए, जल की बचत करने के लिए, जल संरक्षण में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, विवेकपूर्ण तरीके से जल का प्रयोग करने के लिए, सारे उद्देश्य जो हम पढ़ रहे हैं वो सिंचाई विकास के लिए या जल का अधिक से अधिक उपयोग बचा करके और सिंचाई में अधिकतम कैसे किया जा सकता है, वो सारे प्रोजेक्ट्स हम इसमें स्टडी किए हमने। तो ये 4 बातें आप महत्वपूर्ण रूप से इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए अब अपने बात करते हैं कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए एक और पक्ष की, जिसका नाम है फर्टिलाइजर या उर्वरक। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एट ए टाइम का। इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सरकार का बहुत बड़ा फोकस इस उर्वरक को लेकर के है। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों सरकार इतना इसके ऊपर फोकस लगा रही है। देखिए, सरकार किसानों को जो आर्थिक सहायता देती है
उसको हम सब्सिडी बोलते हैं। सब्सिडी यानी कि किसान उत्पादन को अधिक से अधिक कैसे बढ़ाए या उसके जो आय जो है उसको संरक्षित रखते हुए उसको किस प्रकार की सहायता, वित्तीय सहायता दी जा सके, इसके लिए जो सरकार संचालित करती है, जो प्रोग्राम संचालित करती है, उन सबको हम सब्सिडी प्रोग्राम बोलते हैं। जैसे किसी गरीब परिवार को ऊर्जा सुरक्षा देने के लिए जैसे उज्ज्वला योजना चला करके और वहां सिलेंडर फ्री दिया जाता है। किसानों को भी समय समय पर बहुत सारे प्रकार के अनुदान सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें कुछ पर्टिकुलर किसानों को ही लक्षित किया जाता है, टारगेट किया जाता है और उनको ये उर्वरक जो है उसके लिए या ये सब्सिडी जो है वो उपलब्ध करवाई जाती है। तो किसानों को मुख्य रूप से सरकार दो मामलों में सब्सिडी देती है, एक तो बिजली के मामले में और दूसरा उर्वरक के मामले में। इन दो प्रोग्राम्स में सरकार के द्वारा किसान को डायरेक्ट सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। तो उर्वरक से मिलने वाली जो सब्सिडी है वो दिनों दिन बहुत अधिक बढ़ती जा रही है, यानी कि किसान को इसके ऊपर खुद की तरफ से पैसा खर्च नहीं करना है या बहुत न के बराबर खर्च करना है। उसके कारण किसान क्या करते हैं, इसका प्रयोग ज्यादा करने लगे हैं और ज्यादा करने की वजह से दो बड़ी समस्याएं पैदा हो गई है। पहली समस्या तो ये है कि सरकार का एक बहुत बड़ा जो फंड है, पैसा जो है वो इस सब्सिडी के अंदर जाना शुरू हो गया और सरकार हर तरीके से ये प्रयास कर रही है कि उसके ऊपर जो कर्ज या जो बोझ या लोगों को दी जाने वाली जो ये सहायता है, आर्थिक सहायता, इसको कम कैसे किया जाए, उसके लिए सरकार कुछ योजनाएं चलाती है जो सब्सिडी को कम करने वाली है। उनके अंदर ही एक महत्वपूर्ण सब्सिडी रहती है उर्वरक सब्सिडी। तो किसान इसका प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से करे या राज्य जो है भारत के वो सरकार को सहयोग करे इस मामले में कि वो उर्वरक में मिलने वाली किसानों को सब्सिडी को कम से कम कैसे करे, उनको कैसे समझाए या सरकार की तरफ से कौन से ऐसे प्रयास किए जाएं ताकि ये सब्सिडी जो है इसकी मात्रा में कमी लाई जा सके। तो उर्वरक सब्सिडी अभी तक का जो पैटर्न है वो ये रहता है कि सरकार जो है वो किसानों को डायरेक्ट उर्वरक सब्सिडी नहीं देती है, बल्कि उर्वरक बनाने वाली या फर्टिलाइजर बनाने वाली जो कंपनियां हैं उन कंपनियों को सब्सिडी उपलब्ध कराती है। तो वो जितना भी प्रोडक्शन करती है, जितने भी फर्टिलाइजर उपलब्ध करवाती है किसानों को, उसके हिसाब से, वजन के हिसाब से उनको सब्सिडी मिलती है। और किसान कौन है, यानी कि इसमें आप देखोगे आगे कि उर्वरक की ब्लैकमेलिंग भी बहुत अधिक होती है। तो उस ब्लैकमेलिंग को रोकने के लिए भी सरकार की तरफ से कई सारे प्रयास किए जाते हैं ताकि सही किसान तक उर्वरक पहुंच सके। फर्जी किसान या हम ये कहें कि ऐसा व्यक्ति जो किसान नहीं है या उसकी ब्लैकमेलिंग करके किसान को अधिक मूल्य के ऊपर वो उपलब्ध करवाता है, तो उस सारी चेन को भी यहां समाप्त करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाता है। तो उर्वरक या फर्टिलाइजर जो होते हैं ये हमारे पास मोस्टली तीन टाइप के होते हैं। एक नाइट्रोजन उर्वरक होते हैं, एक फास्फेट उर्वरक होते हैं और एक पोटेशियम उर्वरक होते हैं, एनपीके बोलते हैं अपने। इनका जो आदर्श अनुपात माना जाता है वो 4:3:1 का माना जाता है, यानी कि एक भूमि के अंदर इनकी मात्रा जो है वो फर्टिलाइजर की कितनी होनी चाहिए, तो ये 4:3:1 के अंदर होनी चाहिए। लेकिन भारत में ये अनुपात इस सब्सिडी को दिए जाने की वजह से बहुत अधिक असंतुलित हो गया है। नाइट्रोजन उर्वरक का सबसे अधिक विदोहन हुआ है या सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ है मैं कहूं, और नाइट्रोजन उर्वरक के अंदर सबसे महत्वपूर्ण उर्वरक रहता है यूरिया। तो यूरिया का प्रयोग जो है वो किसानों के द्वारा सब्सिडी की वजह से बहुत अधिक अविवेकपूर्ण तरीके से किया जाता है। उसकी वजह से ये भूमि के अंदर अनुपात जो है, जो 4:3:1 का होना चाहिए, वो बिगड़ करके 8:4:1 तक पहुंच गया। कहने का मतलब नाइट्रोजन और फास्फेट का जो अनुपात है वो हमारी मृदा के अंदर पूरी तरीके से क्या हो चुका है, असंतुलित हो चुका है। इससे हमारी मिट्टी जो है उसकी गुणवत्ता के अंदर एक बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है और उसकी वजह से भूमि से जो उत्पादन रियल में होना चाहिए वो उत्पादन अभी नहीं हो पा रहा है, या दिनों दिन हम कहें तो उस उत्पादन के अंदर एक बार के लिए उत्पादन में वृद्धि जरूर होती है उर्वरक के अधिक उपयोग से, लेकिन धीरे धीरे करके वो मिट्टी जो है उसको बंजर बना देता है। तो उसी प्रोग्राम को या इसी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा कुछ प्रोग्राम चलाए जाते हैं। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना जो हाल ही में शुरू की गई है, उस परियोजना को हम बोलते हैं प्रधानमंत्री प्रणाम योजना के नाम से। प्रधानमंत्री प्रणाम योजना, शायद हो सकता है आपसे इस योजना की फुल फॉर्म पूछ ली जाए, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, इंग्लिश के टिपिकल वर्ड से मिलकर बना हुआ फुल फॉर्म से। पीएम से मतलब तो हमारा प्रधानमंत्री हो ही गया है। उसके बाद में आगे इसकी फुल फॉर्म क्या रहती है, प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन। देखिए प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, इसको मैं अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके आपको बता रहा हूं। प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, PAR जो है इसको अपने बोल सकते हैं, या प्रोग्राम ऑफ रिस्टोरेशन P को अपने बोल सकते हैं। ए का मतलब होता है अवेयरनेस जनरेशन, अवेयरनेस
जनरेशन, कहने का मतलब जन जागरूकता को बढ़ावा देना, अवेयरनेस जनरेशन, ठीक है। ये अपने पास ए का मतलब रहता है, यानी कि प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन का मतलब होता है पुनरुद्धार करना, हिंदी में अगर कहें तो ये योजना पुनरुद्धार के लिए। फिर दूसरे नंबर पे अगर मैं कहूं अवेयरनेस जनरेशन, यानी कि जागरूकता सृजन के लिए। और तीसरा इसमें जो ये एन वर्ड आया है, इसका मतलब होता है नरिशमेंट, नरिशमेंट। इंग्लिश के वर्ड्स आएंगे तो आपसे, जैसा मैं बता रहा था अभी कि इनकी फुल फॉर्म्स आपसे पूछ सकता है। नरिशमेंट का मतलब होता है पोषण, पोषण में सुधार लेके आना, यानी कि मृदा जो है उसकी उत्पादकता को कैसे मेंटेन रखा जाए, वो अपने आप में नरिशमेंट का उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद में ए का मतलब अगर अपने बात करें तो एमिलिरेशन, एमिलिरेशन, ठीक है। एमिलिरेशन का मतलब होता है सुधार का कार्य करना, सुधार का कार्य करना। नरिशमेंट का मतलब होता है पोषण, अवेयरनेस जनरेशन का मतलब होता है जागरूकता, जागरूकता, और रिस्टोरेशन का मतलब होता है पुनरुद्धार, पुनरुद्धार। अब इसके अंदर लास्ट जो हमारे पास एम शब्द बचता है, इसका मतलब हमारे पास रहता है मदर अर्थ, मदर अर्थ। देखिए आप कितने सारे शब्द इसके अंदर अटैच हुए हैं। तो जहां तक मेरा आइडिया काम कर रहा है, आपसे पीएम प्रणाम योजना का पूरा नाम पूछ सकता है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे पहले भी ये योजना किसी और नाम से चलती, तो वो भी आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। और वो प्रोग्राम या जो पुराने समय में प्रोग्राम चलता था उसको बोलते थे प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट, उसका नाम भी बता देता हूं मैं आपको, प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब आप समझ गए, अल्टरनेटिव का मतलब वैकल्पिक रूप से, ठीक है। फिर वही एन फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब भी आप समझ गए, पोषण करने के लिए या पोषण में सुधार करने के लिए। फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, यानी कि कृषि में प्रबंधन को सुधार करने के लिए, कृषि में प्रबंधन को सुधारने के लिए अल्टरनेटिव न्यूट्रिशन के विभिन्न प्रकार के साधन उपलब्ध करवाए। अल्टरनेटिव न्यूट्रिशन क्या हो सकता है, ये अभी हम इस योजना के अंदर ही चर्चा करने वाले हैं कि अगर हम यूरिया का प्रयोग कम करना है हमें, या यूरिया का विवेकपूर्ण उपयोग करना है, या उतनी ही मात्रा मृदा में डाली जाए जितनी यूरिया आवश्यक है पौधों के लिए, उससे ज्यादा मात्रा मृदा के अंदर न जाए, तो इसके लिए हम अल्टरनेटिव न्यूट्रिशन के बहुत सारे संसाधन इसके अंदर काम में लेंगे। लेकिन ये नाम पहले इस योजना का था, प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिशन फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। इसके बाद में अभी इसका नाम बदलकर 28 जून 2023 को जब इस योजना की लॉन्चिंग की गई थी, 28 जून 2023 को, उस समय इसका नाम बदलकर ये पीएम प्रणाम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट, एमिलिरेशन, मदर अर्थ, ठीक है। ये इतने सारे काम हमें हमारी मात्र भूमि के लिए करने हैं या मात्र मृदा के लिए करने हैं, जिससे उसके अंदर विभिन्न प्रकार के क्या लाए जा सके, सुधार लाए जा सके। तो इसमें रासायनिक उर्वरक जो है उनका प्रयोग कम कैसे किया जाए, आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री प्रणाम योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी लाना, सब्सिडी के अंदर जो सरकार का खर्चा हो रहा है उस खर्चे को कम करना, और तीसरा यूरिया या इनकी जगह वैकल्पिक ऊर्जा, वैकल्पिक जो हमारे पास संसाधन है पोषण वाले, वैकल्पिक पोषण के जो साधन हैं उनको बढ़ावा देना, यह इस योजना का मुख्य उद्देश्य हो सकता है, वैकल्पिक पोषण के साधन। अब वैकल्पिक पोषण के साधन क्या हो सकते हैं, तो इसके अंदर हम एक बात करने वाले हैं, वो है नैनो फर्टिलाइजर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नैनो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। अभी हाल ही में बड़ा ट्रेंड कर रहा है, अभी सरकार के द्वारा बजट 2024-25 में भी इस नैनो फर्टिलाइजर को बढ़ावा देने के लिए एक अलग से प्रोग्राम चलाया गया है, और ऐसी कंपनियों को भी चिन्हित किया गया है जो नैनो फर्टिलाइजर बनाएगी, और इसका पहला प्लांट जो है वो भी स्थापित किया जा चुका है गुजरात के कलोल जगह के ऊपर, जो कि भारत का पहला नैनो यूरिया बनाने वाला पावर प्लांट है, या पहला नैनो यूरिया बनाने वाला फर्टिलाइजर प्लांट है। तो ये जो योजना है पीएम प्रणाम योजना, ये 3 उद्देश्यों को लेकर जो शुरू की गई है वो मैंने आपको बताए। कौन से मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है, तो इसको रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय हम बोल सकते हैं। रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा संचालित योजना है ये, रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की योजना नहीं है, चूंकि ये योजना किसानों से जुड़ी है, उर्वरक से जुड़ी है, इसलिए इस योजना का संचालन रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा करवाया जा रहा है। अब इसमें क्या होगा, देखो राज्य इसमें सहयोग कैसे करेंगे, यानी कि सरकार, केंद्र सरकार की सब्सिडी के अंदर
खर्च में कमी लाने के लिए राज्य किस प्रकार से सहयोग करेंगे, तो राज्यों को कुछ ना कुछ सामने से केंद्र सरकार प्रलोभन देगी, लाभ देगी, तब राज्य इसके अंदर सहयोग करेंगे। तो इसके अंदर यह रखा गया है कि जो राज्य सरकार की सब्सिडी का जितना पैसा बचाएगा, जो राज्य, जैसे राजस्थान है, मान लो राजस्थान के अंदर जितनी फर्टिलाइजर की खपत होती है, उस खपत को अगर सरकार नैनो फर्टिलाइजर के माध्यम से या नैनो यूरिया के माध्यम से कम करने में जितना सहयोग करेगी, उस सहयोग के अंदर जितना सब्सिडी का पैसा बचेगा उसका 50% पैसा राज्यों को अनुदान के रूप में दिया जाएगा, जिसका प्रयोग राज्य अपने विभिन्न प्रकार की संस्थागत या विभिन्न प्रकार की अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में या विभिन्न प्रकार की किसानों के लिए कुछ लाभकारी और स्कीम्स को लॉन्च करने के अंदर उस पैसे का प्रयोग कर सकेंगे। तो राज्यों को इस योजना में ज्यादा से ज्यादा भागीदार कैसे बनाया जाए, तो राज्यों को इसमें जो लाभ दिया जा रहा है वो सब्सिडी का जितना पैसा राज्य बचाएंगे उन पैसों का 50% पैसा जो है वो अनुदान के रूप में, ग्रांट के रूप में राज्यों को उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी एक योजना है प्रधानमंत्री प्रणाम योजना के नाम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। निश्चित रूप से मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि सीनियर टीचर वाला अभी जो एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, इस योजना के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे जरूर पुट होगा, ऐसी मेरी आशा और उम्मीद है। तो इस योजना से जुड़ी हुई तमाम बातें हमने डिस्कस कर ली है। नई योजना है ये, और रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय की योजना है, तो सारी बातें हमने इसमें की है। अभी देखिए एक मिशन और चलाया है सरकार ने, जिसको डिजिटल कृषि मिशन का नाम दिया गया है। आगे बात करूंगा मैं उस मिशन की। इस मिशन के अंदर एक प्रोजेक्ट के रूप में एक योजना चल रही है एग्रीस्टेक के नाम से, एग्रीस्टेक के नाम से। इस योजना का प्रयोग भी इस प्रधानमंत्री प्रणाम योजना के अंदर किया जाना सरकार ने लक्षित किया है या टारगेट किया है। ये एग्रीस्टेक क्या है अपने आप में देखो, इसमें किसान जो है उसको एक डिजिटल आईडी उपलब्ध करवाई जाएगी। डिजिटल आईडी, जैसे हमारा एक आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड से हमारी पहचान क्या है वो हम ओवरऑल इंडिया में कहीं भी अगर चिन्हित करना चाहेंगे तो वो भी बहुत इजीली या बहुत सरल तरीके से हमें हमारी पहचान उपलब्ध हो जाएगी। तो किसान को भी उसकी मूल पहचान उपलब्ध कराने के लिए किसान डिजिटल आईडी बनाई जाएगी, और उस आईडी के माध्यम से सारे देश के किसानों को एक मंच के ऊपर लाया जाएगा या एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाया जाएगा। उस प्लेटफॉर्म को जो नाम दिया गया है वो है एग्रीस्टेक के नाम से। तो ये जो उर्वरक से सब्सिडी जो किसानों को दी जाती है, इस सब्सिडी में कितना उतार चढ़ाव आया है, कितनी किसानों तक इसको, कितनी सब्सिडी के अंदर कमी ला पाई है सरकार, वो सारे प्रोग्राम एग्रीस्टेक के माध्यम से चलाए जाएंगे। और साथ ही साथ इसमें एक बात और भी कही गई है, एक प्रोजेक्ट और भी चलाया गया है जिसका नाम है ई रूपी के नाम से। ई रूपी के नाम से, इस ई रूपी के अंदर क्या किया जा रहा है कि किसानों को उर्वरक के अंतर्गत दी जाने वाली जो सब्सिडी है उस सब्सिडी को सरकार सीधा किसान के खाते में ट्रांसफर करेगी, जिसको हम डीबीटी बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बोलते हैं, जिसको हम प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण बोलते हैं, जिसको हमने। तो डीबीटी के माध्यम से ये जो उर्वरक के अंदर दी जाने वाली सब्सिडी है, जब एग्रीस्टेक के माध्यम से सारे किसान एक ही मंच पर आ जाएंगे, सभी किसानों को डिजिटली जोड़ लिया जाएगा, उसके बाद में ये काम करना बिल्कुल आसान होगा। तो ये जो प्रधानमंत्री प्रणाम योजना है, इसके दो उपकरण अगर हम देखें या दो इसके जो औजार देखें या दो इसके हम माध्यम देखें, तो वो हमारे पास एक एग्रीस्टेक के माध्यम से और एक ई रूपी के माध्यम से ये योजना जो है वो भविष्य के अंदर संचालित की जाएगी। चलिए इसके बाद में हम थर्ड नंबर पे जो प्रोग्राम की बात करते हैं वो कौन सा है, देखिए आप, तीसरा, मृदा में उर्वरक और इससे जुड़ी हुई योजना जो है उसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, या अपने सीधा डायरेक्टली इसको बोल देते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। स्वास्थ्य कार्ड योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है ये भी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, यानी कि मृदा का भी अपना स्वास्थ्य या अपनी हेल्थ है, उस हेल्थ के अंदर अगर अपने आवश्यकता से अधिक कोई बदलाव लेके आएंगे तो वो मृदा की कहीं ना कहीं गुणवत्ता, क्वालिटी के अंदर कमी ला देगा, और उसके अंदर मृदा से उतना उत्पादन हम नहीं ले पाएंगे जितना हमें मिलना चाहिए था। तो मृदा में स्वास्थ्य को किन पैमानों के आधार पर नापा जाएगा, तो सरकार के द्वारा ये योजना मृदा के स्वास्थ्य को नापने के लिए या उसके मापदंड निश्चित करने के लिए शुरू की गई योजना थी, और इसकी शुरुआत 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राजस्थान के गंगानगर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने उसके ठीक बाद में 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ से इस योजना की शुरुआत की गई थी, और इसकी एक टैगलाइन दी गई थी, स्वस्थ धरा
तो हर खेत हरा, तो हर खेत हरा, यानी कि अगर धरा या मृदा स्वस्थ है तो प्रत्येक खेत के अंदर फसल का उत्पादन होगा ही होगा, हरा भरा खेत रहेगा ही रहेगा। तो इस टैगलाइन के साथ इस योजना को सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका भी उद्देश्य सेम टू सेम वही है जो प्रधानमंत्री प्रणाम योजना में पढ़ा कि विवेकपूर्ण तरीके से उर्वरकों का प्रयोग करते हुए मृदा का जो स्वास्थ्य है उसको हमें प्रबंधित करना है, मैनेज करना है। तो उर्वरक जो है उनका विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए, किसानों को उसके बारे में बताने के लिए, विवेकपूर्ण उपयोग की जानकारी देने के लिए इस योजना की शुरुआत की। तो इसमें होता क्या है, देखो इसमें सॉइल हेल्थ लैब स्थापित की गई है जगह जगह पर, सॉइल हेल्थ लैब, और उन लैब्स के अंदर किसान जाकर अपने खेत की मिट्टी का सैंपल देता है और उस सैंपल की जांच की जाती है 12 स्टैंडर्ड के आधार पर। 12 स्टैंडर्ड होते हैं, पैमाने होते हैं कि इस मृदा के अंदर नाइट्रोजन पोषक तत्व कितने हैं, फास्फेट कितने हैं, पोटेशियम कितने हैं, वो सारे पोषक तत्व जो है वो इस मृदा के अंदर क्या होते हैं, प्रदर्शित किए जाते हैं। तो उससे किसान को यह आइडिया आ जाता है कि उसकी भूमि के अंदर या उसकी मृदा के अंदर नाइट्रोजन तो पर्याप्त है, तो यूरिया और डालने का कोई सेंस नहीं है। तो वहां किसान के लिए क्या होगा, ये निर्णय लेना आसान हो जाएगा कि मेरी मृदा में कौन से पोषक तत्वों की कमी है और मुझे कौन से उर्वरक का प्रयोग इस मृदा की उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए करना होगा। तो इससे क्या होगा कि किसान जो है उस भूमि का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करेगा। तो हर 3 साल के अंतराल से, प्रति 3 वर्ष के अंतराल से यह कार्ड जो है इसको रिन्यू किया जाएगा। 3 साल के अंतराल से इस कार्ड को रिन्यू कर दिया जाएगा ताकि मृदा के स्वास्थ्य में क्या सुधार हुआ है या क्या उसमें नेगेटिव चेंज आया है वो सारा किसान को पता रहेगा। और अभी तक की अगर मैं बात करूं तो भारत के 24 करोड़ किसानों को इस योजना के अंतर्गत सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध करवाए जा चुके हैं और राजस्थान को जितना टारगेट इस योजना में दिया गया था, राजस्थान ने उसको 100% पूरा कर दिया है। और ऐसा 100% लक्ष्य हासिल करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य था जिसने अपने किसानों को जो जहां जहां जिस एरिया में ये योजना संचालित की गई थी उन तमाम जिलों के अंदर तमाम किसानों को इस योजना के माध्यम से सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो सरकार के द्वारा जारी कर दिए गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट योजना है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के नाम से। ठीक, अभी अपने चौथी एक बात और डिस्कस कर लेते हैं। नैनो यूरिया जो एक वैकल्पिक संसाधन था हमारा, उर्वरक का एक अल्टरनेट था ये, कि इसका प्रयोग अगर हम भूमि में करें तो जो उर्वरक का इम्बैलेंस उत्पन्न हो रहा है, जो असंतुलन उत्पन्न हो रहा है, उस असंतुलन से हम बचाव कर सकते हैं या किसान उसके बारे में सब्सिडी जो है उसको सरकार के लिए बचा सकता है। तो ये नैनो यूरिया, या इसको एक नाम दिया गया है यूरिया गोल्ड के नाम से। ये जो ब्रांड अब आएगा मार्केट में बनकर जो किसानों को उपलब्ध होगा वो यूरिया गोल्ड के नाम से उपलब्ध होगा, जबकि ये नैनो फर्टिलाइजर की एक कैटेगरी है। अगर इनको देखा जाए तो नैनो फर्टिलाइजर, देखो ये नैनो फर्टिलाइजर, वैसे तो नैनो शब्द जो है ये विज्ञान की एक टर्म है, तो मैं आपको इतना सा बता दूं इसके बारे में, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है अपने को। नैनो का मतलब होता है ऐसा आकार किसी कण का जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे सकता, बहुत छोटा सूक्ष्म आकार होगा और वो आकार इतना सूक्ष्म है कि हम जैसे ही उसको लिक्विड फॉर्म के अंदर यूरिया को पौधों में डालेंगे तो पौधे के द्वारा उस यूरिया के हर एक कण का अवशोषण बड़ी आसानी से किया जाएगा। तो उतना ही कण बाई कण या पार्टिकल बाई पार्टिकल पौधे को वो यूरिया उपलब्ध होगी जितनी पौधे को आवश्यकता है। तो ये जो यूरिया गोल्ड वाली जो परियोजना है ये सरकार के द्वारा पिछले बजट के अंदर शुरू की गई थी। अप्रैल 2023 में इसके निर्माण की क्रिया भारत में शुरू हुई थी, यानी कि नैनो यूरिया या यूरिया गोल्ड बनाने वाला जो पहला संयंत्र है वो स्थापित किया गया था। गुजरात की एक लोकेशन है कलोल के नाम से। पहले भी ये कलोल फर्टिलाइजर की एक बड़ा एरिया है भारत के अंदर फर्टिलाइजर्स का उत्पादन करने वाला, तो कलोल के अंदर नैनो यूरिया बनाने वाला भारत का पहला संयंत्र स्थापित किया गया है। और इसके अंदर अगर मैं वैसे आपको ओवरऑल बताऊं तो 37% इसके अंदर नाइट्रोजन उर्वरक शामिल रहते हैं, 37%, यानी कि 100% जो यूरिया है इसके अंदर यूज में नहीं ली जाएगी, और 17% के आसपास इसमें सल्फर शामिल है। तो ये नाइट्रोजन और सल्फर का एक तरीके से मिश्रित रूप है, मिक्स फॉर्म है उसकी, उन दोनों का प्रयोग करके और इसका निर्माण किया गया। तो ये नाइट्रोजन के साथ साथ भूमि के अंदर सल्फर जो है उसकी मात्रा जो है उसको भी कंट्रोल करेगा। और ये दुनिया का अगर अपने देखें तो भारत के संदर्भ में एक अनोखा प्रयोग है।
ऐसा पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी तक नैनो यूरिया वाला जो प्रोजेक्ट है वो किसी देश ने लॉन्च नहीं किया है। तो दुनिया का पहला नैनो डीएपी बनाने वाला जो कारखाना है वो अपने कलोल में स्थापित हो रहा है, जिसमें हम पारंपरिक या ट्रेडिशनल जो हमारे उर्वरक थे उनको हम नए तरीके से नए विकल्प के साथ बना रहे हैं। और ये नया विकल्प जो है इसको हम नैनो फर्टिलाइजर बोलते हैं। और नैनो फर्टिलाइजर के अंदर जो यूरिया बनाया गया है उसको नैनो यूरिया बोला जाता है। और जो ब्रांड का नाम इसको दिया गया है वो है यूरिया गोल्ड के नाम से, यूरिया गोल्ड। तो दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर हमने चर्चा की कि एक तो हमने देखा कि किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए या सिंचाई व्यवस्था को सुधारने के लिए कौन से कार्यक्रम संचालित हैं। तो इसमें हमने एक तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में बात की, इसके 4 घटक की हमने बात की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप, शायद पिछली सेकंड ग्रेड में इसमें से कोई क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था। इसके बाद में हमने दूसरी जो इसमें सूक्ष्म सिंचाई कोष माइक्रो इरिगेशन फंड की बात की। अटल भूजल योजना बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम में काफी क्वेश्चन इसमें से पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट जो हमारा सिंचाई या भूजल को प्रबंधित करने के लिए जो चलाया गया है वो है 2016 में इसकी शुरुआत हुई है। इसके बाद में उर्वरक का मुद्दा क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया, सब्सिडी की वजह से ज्यादा चर्चा में रहता है। और ये सब्सिडी की लागत को कम करने के लिए, सरकार के ऊपर सब्सिडी का भार कम करने के लिए हमें रासायनिक उर्वरक का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना पड़ेगा। किसान को ऐसी जागरूकता उसमें पैदा करनी पड़ेगी ताकि वो ये समझ सके कि उसकी भूमि जो है उसके अंदर कौन से पोषण तत्वों की कमी है, उन्हीं का प्रयोग वो अपनी भूमि में करे। तो उसके लिए जो जागरूकता कार्यक्रम है उनमें प्रधानमंत्री प्रणाम योजना, पूरा नाम इसका याद रखिए आप, प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एमिलरेशन फॉर मदर अर्थ के नाम से। तो ये योजना जून 2023 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। इसी प्रकार की दूसरा जो हमने एक प्रोजेक्ट इसके अंदर पढ़ा एग्रीस्टेक के नाम से और ई रूपी के नाम से, फिर एक इंपॉर्टेंट योजना मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के नाम से, और उसके बाद में एक नया जो प्रोजेक्ट हमने चला रखा है नैनो यूरिया या यूरिया गोल्ड के नाम से। तो ये सारी तमाम बातें हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस की है। जल्दी हम 1-2-4 वीडियो लेक्चर और इसके अटेम्प्ट करेंगे और उनके साथ ही हम कृषि अर्थव्यवस्था जो है इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके सही करवा सकता है, क्योंकि करंट जीके की दृष्टि से भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। और आपके सिलेबस के अंदर भी आरएस प्रीलिम्स के अंदर भी ये टॉपिक रहा है, कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र के नाम से उसमें दिया हुआ है। तो इन सारी योजनाओं के बारे में 1 बाय 1 करके हम इन वीडियो लेक्चर्स के अंदर चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे एक नई योजना, एक नए आयाम के साथ कृषि में। इससे पहले आप गार्गी क्लासेज का जो प्लेटफॉर्म है, ये हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, इसको ज्यादा से ज्यादा अपने सभी सदस्यों के साथ शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा ऐप्स जो है उनको इंस्टॉल करवाइए। आगे बहुत सारे प्रकार की क्लासेस मैं आपके लिए लाइव लेके आने वाला हूं इस एप्लीकेशन के माध्यम से। अभी थोड़ी सी व्यस्तता के चलते हुए ये क्लासेस थोड़ी धीमी गति से है, अभी हम इसकी स्पीड को और ज्यादा बढ़ाएंगे और जल्दी आपके लिए विभिन्न प्रकार की अलग अलग अपडेटेड डाटा के साथ मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ आपसे जुड़ूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में नई ऊर्जा नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जारी रखिए अपनी तैयारी को, जीतना है हर हाल में। थैंक यू।